नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने अगले वीडियो के साथ। बीपीएससी 2021 की तैयारी हम कर रहे हैं और प्रयास है कि यूपीएससी के छात्रों को भी इसका लाभ मिलता रहे। आज का विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर आज हम चर्चा करेंगे। बोर्ड की दाईं ओर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास किया है और उसके ठीक नीचे बिहार का मानचित्र है। राष्ट्रपति शासन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज किस प्रकार बनता है यह जानना बहुत आवश्यक है और हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं आज प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। कैंडिडेट ए, बी, सी एवं डी। ए पर अंकित जी लड़ रहे हैं, बी पर राज है, सी पर अंकिता जी हैं और डी पर फातिमा जी हैं। 35 वर्ष इनकी उम्र है, सभी 35 वर्ष पूरे कर चुके हैं, भारत के ये नागरिक हैं और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और मानसिक रूप से स्वच्छंद हैं। और पिछली बार इन्होंने प्रयास किया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनने का प्रयास करें और किसी वजह से नहीं बन पाए। तो प्रारंभ करते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था को समझने की। हमारे पास 28 राज्य हैं। अब जम्मू कश्मीर के बाद ये शायद 29 या 30 हो गया होगा। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य के पास अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसके लिए लोकसभा चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए का चुनाव करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा ऊपरी सदन जो कि राज्यसभा कहलाता है, वहां पर हम निर्वाचित सदस्य भेजते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं के सहयोग से ये किया जाता है, जो कि एक अलग वीडियो का विषय है। तो अगर हम यूनियन की बात करें, आप देख सकते हैं बोर्ड के बाईं ओर, हमारा जो यूनियन है वो लोकसभा और राज्यसभा के मेल से बनता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 530 प्लस 20 प्लस 2, यानी अगर आप इसे जोड़े तो लगभग 552 सदस्य बनते हैं। 530 वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्शन जीत कर आए होते हैं। 20 और मेंबर्स होते हैं और 2 मेंबर एक एंग्लो इंडियन के होते हैं। आपको इस विषय में जानकारी होगी। राज्यसभा की बात करें तो 238 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और 2 माफ कीजिएगा 12 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट स्पेशली उसे नॉमिनेट करता है। कला यानी कि आर्ट्स, खेल यानी कि स्पोर्ट्स और इसके जैसे अन्य सभी विधाओं में जो पारंगत होते हैं व्यक्तित्व, उन्हें ही इन 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स में जगह मिलती है। पिछली बार आपने अगर ध्यान दिया हो, सचिन तेंदुलकर, रेखा जैसी कुछ हस्तियां इन 12 सदस्यों का अंग रह चुकी हैं। तो ये मैंने बताया आपको राज्यसभा के बारे में। 238 प्लस 12 250 की सीट होती है और 530 प्लस 20 प्लस 2 ये है लोकसभा की कैपेसिटी मैक्सिमम। ये लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाता है यूनियन। और जो स्थिति केंद्र में होती है लगभग वैसी ही स्थिति राज्य में होती है। राज्य की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा करेंगे। राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए की व्यवस्था है और एमएलए की सहायता से और एक छोटे से इलेक्टोरल कॉलेज की सहायता से, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे संकाय होते हैं किसी भी राज्य के, एमएलसी अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है। 6 या 7 राज्यों में शायद हमारे पास एमएलसीज हैं। आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि ये 6 है या 7 या फिर उससे ज्यादा। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो 99 प्लस 1 हमारे पास एमएलसीज हैं और बिहार राज्य में 63 प्लस 12 यानी कि 75 एमएलसीज की व्यवस्था की गई है। तो अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं तो 243 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास बिहार में है और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 403 प्लस 1 403 इलेक्टेड मेंबर्स एंड 1 मेंबर इज फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी। अब एंग्लो इंडियन की जहां तक बात है तो ऐसे बहुत सारे संशोधन हमारे पास आए हैं जिसमें कि ये एक विवादित मुद्दा भी रह चुका है, जिस विषय में मैं जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो हम यहाँ पर 243 बिहार के और 403 यूपी
यूपी के राज्य के एमएलएस की चर्चा करेंगे जो कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा मैंने आपसे कर दी और अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। देखिए आर्टिकल 52 जो है वो हमें ये बताता है कि भारत का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 भारत के हेड ऑफ स्टेट जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, इसकी चर्चा हमें आर्टिकल 52 में मिलती है और उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में आर्टिकल 53 में आपने पढ़ रखा है राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड की बाईं ओर LS लोकसभा प्लस RS राज्यसभा, इट बिकम्स अ यूनियन। लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट बिकम्स अ स्टेट। तो हमारे पास 4 बक्से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ ये 3 इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं, MLCs भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता रखते हैं। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन आए कि MLC इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, तो आप बड़े आसानी से MLC को एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग की। जिस तरह हम लोकसभा के चुनाव में अपने सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के चुनाव अपने सदस्य चुनते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का नागरिक डायरेक्ट वोटिंग नहीं करता है, इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा महामहिम का चुनाव होता है। इस इनडायरेक्ट वोटिंग को करते हैं हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य। अब हमारा इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली माइनस ऑल दी नॉमिनेटेड मेंबर्स। नाउ आई रिपीट, नॉमिनेटेड मेंबर्स में आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर आपके पास एंग्लो इंडियन मिल रहे हैं और 2 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन अगर हैं तो ये राष्ट्रपति चुनाव में सहभागिता नहीं करेंगे। हमारा आखिरी राष्ट्रपति चुनाव आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने जीता, तो सचिन तेंदुलकर ने वोटिंग नहीं की, वो राज्यसभा के सदस्य थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, रेखा जी ने नहीं की। तो ये नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी के लोकसभा की, तो यूपी के लोकसभा में एंग्लो इंडियन एक होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। जितने भी MLCs होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से नॉमिनेटेड मेंबर से हैं। तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में से नॉमिनेटेड मेंबर्स जब आप निकाल दें तो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो कि आर्टिकल 54 में इसकी व्याख्या आपको दी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो कि लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हमारे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर और रेखा मैंने बताया, और ये दोनों ही नहीं भाग लेते हैं। अगर 50% प्लस 1 टोटल वोट अगर हमारे पास 100 है और किसी भी कैंडिडेट को 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाए तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव का विनर घोषित किया जाता है। 50% plus 1, that is the clear majority anyone can get to become a president of India. So our majority percentage will be 50% plus 1 votes. Now, what would be the number of votes or the value of vote? अगर हम बात करें MLA की, तो आप देख सकते हैं total population of the state divided by total number of elected member of that particular state, and the complete number must be divided by 1000. That is the total number of vote of 1 MLA. What is the value of 1 MLA? That is already given. और अगर हम बात करें MP की, तो the sum of vote value of elected members of all the legislative assembly divided by the sum of elected member of both the houses of the parliament, लोकसभा एवं राज्यसभा। इससे जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू एक MP की वैल्यू मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का अगर कोई एक MP पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू हो सकता है 1000 हो, और नागालैंड एक छोटा प्रदेश है या झारखंड एक छोटा प्रदेश है, वहां के MP और MLA की जो भी वोटिंग
परसेंटेज में आप कह सकते हैं नंबर होगा, नंबर ऑफ वोट होगा, एक वोट, वो शायद कम हो। तो इस विषय को थोड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने 4 कैंडिडेट्स रखे हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम 10,000 लेंगे। जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप इसे समानुपात में समझने का प्रयास करेंगे, प्रोपोर्शनेट वैल्यू में, ये किस प्रकार राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अंकित, राज, अंकिता, फातिमा, A, B, C, D, हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं एक बैलेट है जो कि एक सीक्रेट बैलेट है हमारे पास, जिसमें आपका प्रेफरेंस है 1, 2, 3, 4। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो कि एक सांसद है, उसके पास ये बैलेट, सीक्रेट बैलेट गया और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीन टिक में आप देख सकते हैं अंकित को दिया, सेकंड प्रेफरेंस उसने दिया है फातिमा को, थर्ड प्रेफरेंस उसने दिया है राज को, और फोर्थ प्रेफरेंस जो कि रेड टिक में आप देख सकते हैं ये इन्होंने अंकिता को दिया है। तो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंट कंप्लीट हो चुका है। 10,000 वोट टोटल पड़े हैं। अगर 5,000 यानी कि 50% +1 किसी को मिल जाता है तो क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी और वह व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीता हुआ घोषित हो जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग के बाद आप देखिए फर्स्ट काउंट हमारा होता है और ए को मिलते हैं 3800, बी को 2900, सी को 1200 और डी को 2100 वोट। ये फर्स्ट काउंट हमारा हो जाता है। हमारे कैंडिडेट जो सी हैं अंकिता, तो सी को 1200 वोट मिला है जो कि बहुत ही कम वोट है इन तीनों में। किसी को भी 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। फर्स्ट राउंड में हम सी को एलिमिनेट करते हैं। ये सबसे कम वोट इन्होंने पाया, सी को एलिमिनेट किया जाता है और फिर से सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाती है। अब जो सेकंड प्रायोरिटी आपने दिया है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी प्रोपोर्शन के हिसाब से। सेकंड राउंड अब काउंट होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दी वैल्यूज। सेकंड काउंट जब हमारा हुआ सेकंड राउंड का, तो हमारे रिजल्ट्स इस प्रकार आए। ए को मिले 4600, बी को 3100, डी को मिला 2300। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लीड कर रहे हैं उन्हें 5,000 प्लस वोट नहीं मिले हैं। हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है और यहां पर डी का सफर खत्म होता है। फातिमा जी आगे नहीं बढ़ पाई और अब हम अगला राउंड ऑफ वोटिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी वोट्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। नंबर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर हम थर्ड प्रेफरेंस पर जाएंगे। तीसरा प्रेफरेंस हमारा आता है, थर्ड राउंड की वोटिंग स्टार्ट होती है। थर्ड राउंड की वोटिंग का जो काउंट होता है वो थर्ड प्रेफरेंस के आधार पर होता है और अब हमारा जो कैलकुलेशन समानुपात देता है, ए को 5700 वोट और बी को 4300 वोट। तो हमारे ए जो कैंडिडेट हैं उनको 5,000 प्लस वोट मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड राउंड में अंकित जी विनर होते हैं और अब हमारे महामहिम अंकित होंगे जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। आदरणीय CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें ओथ दिलवाएंगे और इस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन समाप्त होता है। ये हमारे विनर होते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स बता दूं। 52 और 53 हम हेड ऑफ इंडिया और पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी, आर्टिकल 58 बताता है प्रेसिडेंट की 35 साल उम्र होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया, या उससे ज्यादा। इम्पीचमेंट किस प्रकार से होता है ये 61A में डिफाइंड है या 1 में। 61 में भी जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर उसकी चर्चा है। 55, 56 और 57 मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड री इलेक्शन कैसे होता है। 59 कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और जैसा कि मैंने कहा था 61 में इम्पीचमेंट होता है और 62 में वैकेंसी क्रिएट होती है किस प्रकार से, इसके बारे में परिचर्चा राष्ट्रपति की आपको निहित मिलेगी। इन सारे आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको आप पढ़ें समझें। इनडायरेक्ट प्रणाली में समानुपात के ढंग से, प्रोपोर्शनेट वैल्यू से किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके लिए कम से कम शब्दों में मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स और जितने भी अन्य आर्टिकल जुड़े हुए हैं अगले वीडियो में मैं आप सबों के समक्ष होऊंगा। राज्यसभा, लोकसभा के किस प्रकार से हमारे मेंबर्स चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस प्रकार से मेंबर्स चुने जाते हैं, ये अगला विषय होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इलेक्टोरल कॉलेज
LS plus RS plus LA minus nominated members and also include Delhi and Puducherry Legislative Assembly। आप इसे ध्यान में रखेंगे और आप राष्ट्रपति चुनाव का कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं छोड़ेंगे। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। मैं फिर से आऊंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।